लेक्चर नंबर 11। अच्छा भाई, नॉर्मली ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप किसी टॉपिक को छोड़ के अगले टॉपिक की तरफ जाएं, क्योंकि चीज़ें लिंक्ड होती हैं। लेकिन थोड़ा सा इस सेशन में इसको ज़रा ध्यान रखा गया था कि पहले 10 लेक्चर में हम IAS 38 कर लें और IAS 21। इसलिए IAS 21 तो एटलीस्ट आप अब लेना शुरू करें ना, पहले 2-3 लेक्चर लें जो भी हैं। पहले 3 लेक्चर ही थे शायद। तो IAS 38 में तो वैसे भी कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स हैं, वो तो आपने लेना ही है। लेकिन इन एनी केस अब इस लेक्चर से ऑनवर्ड्स आप शुरू कर दें, ताकि जो है वो आपको लीज कम से कम समझ आए। और जब आप फिज़िकली क्लासों में आना शुरू करें, आज कल परसों जब भी आना शुरू करें, तो आपको जो है वो समझ आ रही हो चीज़ों की। तो इसलिए बस ये अब ये ख़त्म हो गया ऑप्शन अब कि आप मिस करें लेक्चर, क्योंकि अब आप क्लास में ऐसे आएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको आने का। तो कम से कम ये यहाँ से लेना शुरू कर दें लेक्चर। जी, निकालें किताब का पेज नंबर 41। ओके। अच्छा, लीज में ये होता है कि आपने किराए पे करने हैं चीज़ के, और चीज़ आपको जो है वो फ़ौरन मिल जाती है, लेकिन पैसे आप उसके आहिस्ता आहिस्ता देते रहते हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एंड के ऊपर चीज़ हमेशा के लिए आपकी हो जाए। वो हम डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। कभी कभी चीज़ एंड पे हमेशा के लिए आपकी हो जाया करेगी, कभी आपको बैंक को वापस करनी पड़ेगी। तो आपके जहनों में जो लीज की अंडरस्टैंडिंग होती है वो ये होती है कि एक बंदा गाड़ी नहीं ले सकता, और गाड़ी बाज़ार में जो है वो 1 करोड़ रुपए की है। अब वो बैंक के पास जाता है, बैंक को कहता है कि मैं थोड़े थोड़े करके आपको, फ़र्ज़ कर लें 2 सालों में आपको 60-60 लाख दे देता हूँ। बैंक कहता है ठीक है, आप मुझे 1 करोड़ 20 लाख 2 सालों में दे दो, मैं आपको गाड़ी आज दिन निकलवा के दे देता हूँ। तो बैंक उसे गाड़ी निकलवा के दे देगा। तो आपके जहन में लीज की ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये चीज़ हमेशा के लिए लेसी की बन जाती है। लेसी वो बंदा होता है जो एसेट लीज पे ले रहा हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गाड़ी उसको लीज के एंड पे क्या करनी पड़ती है, वापस करनी पड़ती है। फिर जाहिर बात है उतना किराया तो नहीं देगा जितना है, फिर वो किराया भी थोड़ा कम करवाएगा, क्योंकि गाड़ी तो उसकी नहीं बननी। तो लीज में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि चीज़ आपकी बने एंड के ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 3-4 साल किराए देते हैं, चीज़ आपकी बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है 3-4 साल किराए देने के बाद चीज़ आपको बैंक को क्या करनी पड़ती है, वापस। बहरहाल सवालों में कुछ नहीं लिखा हुआ करेगा, तो हम हमेशा यही एज्यूम किया करेंगे जब 3-4 साल एंड हो जाएंगे तो ये चीज़ आपने बैंक को वापस करनी है, ये चीज़ आपने अपने पास रखनी नहीं है। तो ये इंशाल्लाह सब कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे, लिखा भी होगा, बस ऐसे जनरल अंडरस्टैंडिंग देनी थी। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, जो लिखवाना होगा मैं खुद बताऊंगा, ये लिखें बात। अच्छा, अभी हम एक ऐसे बंदे की मिसाल करने लगे हैं जिसमें उसने एग्री किए हैं लीज पेमेंट्स 80 रुपये एनुअली इन एरियर्स। तो 80 रुपये कब देंगे, हर साल। और कब देंगे, एरियर्स में। एरियर्स का मतलब होता है साल के शुरू में या साल के एंड पे, साल के एंड पे। लीज टर्म इज 4 years, डिस्काउंट रेट इज 14%, लीज कमेंसमेंट ऑन 1 जनवरी 2014। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन 1 जनवरी 2014। ओके, अब आप मुझे ये बताएं, वर्किंग वन मिसाल के तौर पे मैं खोलता हूं। पहले इसमें ये डायग्राम देखें। अच्छा, हमारी लीज कब शुरू हुई है, 2014 में। 14, 15, 16, 17। किराया बताएं जी, पहले साल कितना देने, 80 पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे 80। अब इनकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इनको हम कहा करेंगे लीज पेमेंट्स। क्या कहा करेंगे, लीज पेमेंट्स। 80 इंटू 4 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से निकाले ना सारे, 360। अच्छा, 320। कैलकुलेटर से बताएं, अगर आज मैं ये पैसे दूं तो फिर आज तो पैसे इतने नहीं देने पड़ेंगे। ये पैसे कब हैं,
जब मैं 4 सालों में दूं, 4 सालों में दूं तो एसेट के कितने पैसे देने हैं? 360। बट इफ आई मेक पेमेंट टुडे, इसको मैं कहूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ऑन यकम जनवरी 2014, यानी व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन यकम जनवरी 2014? यकम जनवरी 2014 को लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप एनओटी का फॉर्मूला लगा लें। एनओटी का फॉर्मूला तब लगेगा जब अमाउंट्स चारों की चारों इक्वल हो और उनमें इंटरवल भी इक्वल हो, एक एक साल का गैप है, तो इन सबको हम डिस्काउंट करके बुला लेंगे। तो अमाउंट्स क्या हैं? इक्वल हैं, अनइक्वल हैं? इक्वल हैं। दूसरी बात, क्या गैप इनमें बराबर है एक एक साल का? और तीसरी बात, क्या ये अमाउंट एक है या एक से ज्यादा है? तो फिर एनओटी का फॉर्मूला लगेगा। एनओटी का फॉर्मूला ये कहता है कि आप पकड़ें 80 को इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। सो how we will proceed now? 80 into 1 minus discount rate is 14%. 1 minus 1.14, ऐसा ही है? Raised to power minus. Now count how many times 80 is appearing? 4 times. 4 times 80 is appearing. Raised to power minus 4 divided by 0.14 G is equal to 233. So if I make payment slowly and steady, then I will pay 320, and I will also pay 320. I will pay 320. But I am asking you, if I pay these amounts today, then I will pay 233, not. So it is called as present value of lease payment. भाई टेक्स का लेटेस्ट टाइम का पीडीएफ भी चाहिए, उसकी वर्ड में भी टेक्स का। Okay, done. So how much are you paying for interest? How you will calculate this? Tell me please. 3
माइनस, अगर आहिस्ता आहिस्ता पे करें तो कितने पे करने हैं 320। अगर आहिस्ता आहिस्ता पे करें तो कितने पे करने हैं, अगर आज पे करें तो इंटरेस्ट कितना 87। अच्छा, इनकी पीवी क्या निकली थी, इस सेटी को इधर बुलाया, 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 तो इनकी पीवी क्या निकली थी 233। तो आज पे करें तो 233, लेकिन अगर 4 सालों में पे करें तो 320। अच्छा, इसके निकालने का एक और तरीका भी है, मैनुअल, एन्युटी का फॉर्मूला ना लगाएं। वो कैसे निकलेगा, हर साल को अलग अलग। पहले वाले 80 पे नजर मारें, इसको कितने साल पीछे बुलाना है, इसको कितने पिछले साल पीछे बुलाना है 2 साल, इसको 4 साल। 80 दोनों तरीके सीखने हैं हमने, 80 इंटू, क्योंकि अगर अमाउंट इक्वल ना होती तो ये दूसरा तरीका लगाना पड़ता, 80 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 80 इंटू 1 पॉइंट, अब ये दूसरा वाला 80 बुला रहे हैं आप पीछे, रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 80 इंटू रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 80 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 4। द जवाब शुड बी 233. It is the same. कैलकुलेटर रजिस्टर सफा है, इसी तरह में पेपर देने हैं ना, इस बार पेपर देने ना R2 का, CR का नहीं, वैसे देने ना पेपर, तो जरा दिल से कैलकुलेटर ओके। ये इस लकड़ी को ना इसके बराबर करो, ये ड्रैग करते हैं तो रुक जाता है बीच में। ओके, सो अगर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पैसे देने हैं किसी चीज के तो कितने पैसे दूंगा 320। लेकिन अगर मैंने इनको आज पे करना हो तो कितने दूंगा, ਉਹ 80.5 कितने लै गए तुसी, ठीक है। कैलकुलेट द पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, वो हमने निकाल ली थी, पीवी कितनी निकली थी 233। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, लीज में होगा क्या, लीज में होगा ये कि एक होगा लेसी और एक होगा लेसर, वो होगा बैंक। कार मैन्युफैक्चरर। अब बैंक क्या करेगा, या लेसर जो लीज पे देने वाला है, वो जाके इसको पे करेगा 50 लाख।
50 लाख पे करके क्या बाय कर लेगा? गाड़ी। और इसे कहेगा कि तुम मुझे 3 साल में 20-20 लाख दे दो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख इन 3 years। तो आप बता दें लेसर एसेट कहां से खरीदता है? बैंक एसेट कहां से खरीदता है? बाद में नोट कीजिएगा। बैंक एसेट कहां से खरीदता है? बाजार से। बाजार से, बाजार में जाके होंडा से कहेगा मुझे एसेट चाहिए। कितने का खरीदा बैंक ने? 50 लाख। अब बैंक ने कुछ 100 गाड़ियां खरीद के चलानी तो नहीं है। बैंक ने एक गाड़ी ये खरीदी है, एक और गाड़ी खरीदेगा। और ये लेसर भी हो सकता है, ये बैंक भी हो सकता है, और इसको आमतौर पर लीजिंग कंपनी भी कहते हैं। लीजिंग कंपनीज अलग भी हैं जो बैंक से बिल्कुल अलग काम कर रही हैं, वो बैंक वाला ही काम कर रही हैं। तो लीजिंग कंपनी मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे देगी? 50 लाख। और मैन्युफैक्चरर ये गाड़ी किसको दे देगा? ये मैंने डायरेक्शन गाड़ी की बनाई है या डायरेक्शन पैसे आने जाने की बनाई है? पैसे। तो अब लेसी जिसको गाड़ी चाहिए, मिसाल के तौर पे हमारे कॉलेज वाले हैं या डॉलेंस वाले हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को गाड़ी देनी है, तो लेसी को अगर गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी कितने में लीज में लेगा? 50 लाख की लेगा या 60 लाख पे करेगा? इसमें जो 10 लाख पे कर रहा है वो इस वजह से पे कर रहा है कि वो पैसे इसे आज नहीं देने पड़े, बल्कि कितने सालों में देने पड़े हैं? 3 सालों में देने पड़े हैं। नोट कर लो। तो who will make payment to whom? Firstly, lessor will make payment to car manufacturer to buy the car, and then he will lease this car to lessee। फिर ये lessee को लीज पे दे देगा। नहीं, पीडीएफ तो नहीं मिली मुझे आईके वाली। ओके, On Yekam January 2010, Mustapha Textile Limited acquired a machine on lease from a bank. Details of the lease are as follows. The fair value of the machine is 412 मिलियन। कैश प्राइस क्या मतलब? अगर आज लेसी खुद ही ले लेता बाजार से मशीन और लेसर के पास ना जाता तो बाजार से कितने की मिलनी थी? अच्छा, मुज्तबा कौन है? लेसी। मुज्तबा कौन है? लेसी। एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। बैंक कौन है? लेसर। अगर आज पैसे देके मुज्तबा गाड़ी लेता तो कितने की मिलनी थी? मशीन लेता तो 412 मिलियन। लीज टर्म इज installment of 130 million is to be paid annually in ownership of asset will be transferred to lessee at the end of lease term। जब लीज टर्म एंड होगी तो ओनरशिप किसके नाम हो जाएगी? यानी एसेट उसको मिल जाएगा। द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 10%। इंप्लिसिट छुपा हुआ इन द लीज इज 10%। अच्छा, हमने एसेट की कैश प्राइस इग्नोर किया करनी है सवाल में। एसेट की फेयर वैल्यू लेसी के सवालों में इग्नोर किया करनी है। हमने ये नहीं देखना इसकी फेयर वैल्यू क्या है, हमने देखना है वो कितने किराया पे करके चीज ले रहा है। कितना किराया पे करके चीज ले रहा है?
130, 130, 130, 130। कितनी दफा 130 पे करा है? 4 दफा। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाला करेंगे तो वो जरूरी नहीं इसके बराबर आया करे। एक पुराना स्टैंडर्ड होता था वो कहता था ऐसे हो, लेकिन नया स्टैंडर्ड कहता है कोई मसला नहीं। असल में लोग लीज पे चीज 1-2 साल के लिए भी ले लेते हैं, तो इसलिए लीज पे लोग चीज कम अरसे के लिए भी लेते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड ने कह दिया ये मत देखो कि कितनी बाजार वाली वैल्यू वाला एसेट तुम लीज पे ले रहे हो, बस ये बताओ कि किराया कितना दे रहे हो। सो हाउ मच द लेसी इज पेइंग टू लेसर पर ईयर? 130. Okay, how we will start the question? Let's start. पहले सफे पे जनरल एंट्रीज कर लेंगे, दूसरे सफे पे P&L बैलेंस शीट बना लेंगे, तीसरे सफे पे नोट बना लेंगे, तो चौथा सफा हो जाएगा वर्किंग के लिए। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग 1। लीज पेमेंट्स। How many lease payments are there? Therefore, 130 into 4. Lease payments is equal to 5,20,000। हमने कितने सालों में देने? 5,20,000 नहीं है बल्कि 520 मिलियन है। तो 520 मिलियन हमने कितने सालों में देने? 4 सालों में। Okay, now my question is, what is present value of lease payments on यकम जनवरी 2010? अगर आज ये मैं रेंट पे कर दूं सारे और 4 साल पे बात ना लेके जाऊं, तो फिर प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी लीज पेमेंट्स की, वो निकालना आपको सिखा दी है। 2010, 11, 12, 13 कितना कराया है माय डियर? 130। हर साल के किस में पे करने हैं? एंड पे। 130 को इधर बुलाएं, 130 को इधर बुलाएं, 130 को इधर बुलाएं, 130 को इधर बुलाएं। लेकिन प्लीज क्योंकि अमाउंट्स बराबर हैं इसलिए फॉर्मूला किसका यूज करेंगे? एनओटी का। 130 इंटू 1 माइनस 1.14 तो नहीं ना, 10 1.10 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.10 इज इक्वल टू 41। इत्तफाकन हमारे सवाल में ये किसके बराबर आ गया है? फेयर वैल्यू के बराबर आ गया है। लेकिन स्टैंडर्ड में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, ऐसा आमतौर पे तब हुआ करेगा जब आप ऐसे पूरा का पूरा अपना ही बना लेना चाहते हैं, तो तकरीबन आप उसकी प्राइस के मुताबिक प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देंगे। तो व्हाट वाज द टोटल रेंटल्स टू बी पेड? 520 मिलियन। बट इफ आई मेक पेमेंट टुडे तो मैं कितने पैसे दूंगा उसको? बाकी किस मद में दे रहा हूं? इंटरेस्ट के मद में। अब इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, 520 और 412 का डिफरेंस इंटरेस्ट हुआ करेगा। निकालने तो निकालने को मसला नहीं जी। इंटरेस्ट बताएं। इंटरेस्ट टोटल 4 सालों का 520 माइनस 412 इज इक्वल टू 108। तो लिखें उर्दू में कहीं, किताब पे या जहां मर्जी। प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर आ गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं होगा। हमें तो बस प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होगी। प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर आ गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं होगा। हमें तो बस क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू।
प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर आ गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं होगा, हमें तो बस ओके। पूछे सवाल के, ठीक, ओके। अब 130 मिलियन तो फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू को जब डिस्काउंट कर लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितनी थी? फ्यूचर में कितना पे करना है? प्रेजेंट वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस इंटरेस्ट। तो व्हाट इज अनडिस्काउंटेड वैल्यू? 520। व्हाट इज डिस्काउंटेड वैल्यू? 412। व्हाट इज डिस्काउंट? 108, but it is called as interest. So after discount the value is 412. Now what is the interest of year 1? If 108 is the interest of 4 years, so what is the interest of year 1? No, आप 4 से डिवाइड करके नहीं निकाला करेंगे, क्योंकि इसमें रेंटल साथ साथ पे हो रहे हैं। जब रेंटल साथ साथ पे हो रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट को 4 सालों पर अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। शुरू वाले सालों पे हमारे कंधे पर उधार का बोझ ज्यादा है, हमारे ऊपर उधार ज्यादा है, लेकिन अगले साल हमने कुछ उधार वापस भी कर दिया, उससे अगले साल और उधार वापस कर दिया। हमने उधार पैसे नहीं लिए, हमने उधार पर एसेट लिया, हमने उधार पर एसेट लिया। अब हम एक वर्किंग किया करेंगे, वर्किंग 2। डेट का कॉलम बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाएंगे, प्रिंसिपल का कॉलम बनाएंगे, इंटरेस्ट का कॉलम बनाएंगे और बैलेंस का कॉलम बनाएंगे। ये 5 कॉलम बनाएंगे। जी, tell me the date when the lease is started. 1 जनवरी 2010। ओके, 1 जनवरी 10 को लीज शुरू हुई। पहली पेमेंट कब होगी? 31/12/10। दूसरी पेमेंट 31/12/11। तीसरी पेमेंट 31/12/12 और चौथी पेमेंट 31/12/13। ओके, शुरू कहां से किया करेंगे? शुरू किया करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से। प्रिंसिपल अमाउंट होती है प्रेजेंट वैल्यू। शुरू किया करेंगे पीवी से। व्हाट इज पीवी? 412। तो अब स्टार्टिंग टाइम पॉइंट विल बी, लिखें पीवी, और स्टार्टिंग पॉइंट विल बी पीवी इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू। Okay, tell me the installments. 130, 130, 130, 130. What does the word installment means? Installment means कराया, यानी जो आप टोटल कराया पे करें, पेमेंट। So installment is full amount of 130. अब 130, इस वाले को आपने 1 साल पीछे बुलाया, इस वाले को आपने 2 साल पीछे बुलाया, इस वाले को आपने, इस वाले को आपने
और ये जवाब क्या आ गया पीछे बुला के। हालांकि ये फिगर टोटल कितनी थी 500, लेकिन पीछे बुलाने की वजह से कितनी रहेगी 412। अब जब एसेट आया करेगा तो आप पे जो उधार होगा वो उधार इंटरेस्ट का नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ है। आपके पास सिर्फ एसेट आया है, तो इसलिए आपके कंधों पे जो उधार हुआ करेगा वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का हुआ करेगा। आप बता दें 412 जो है आपको नजर आ रहा है, इस पर इंटरेस्ट निकाल के बताएं कितना आ रहा है। 10% लगाएं इस पर इंटरेस्ट 412 पे, 41.2। So 41.2 is my interest for the first year। पहले साल का हमारा इंटरेस्ट बनता है 41.2, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ज्यादा थी इसलिए इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा आया 41.2। आने वाले सालों में आप देखेंगे क्योंकि साथ साथ में उधार को क्या कर रहा हूं वापस कर रहा हूं, इस वजह से उधार को वापस कर रहा हूं, इस वजह से हमारा इंटरेस्ट वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता रहेगा, क्योंकि हम उसका कम बैलेंस इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, अगर मैंने 130 टोटल पे किया है, उसमें से 41 उधार पे किया है, तो बाकी किस मद में पे किया होगा प्रिंसिपल की मद में पे किया होगा। वो जरा बताएं कैलकुलेटर आज पकड़ के 130 माइनस 41.2 जरा कैलकुलेटर पकड़ के बताएं। 88.8। अब अगर 88.8 मैंने प्रिंसिपल की मद में पे किया है तो मुझे बताएं मेरा प्रिंसिपल था कितना, उसमें से कितना प्रिंसिपल वापस हो गया 88.8। कितना प्रिंसिपल रह गया 323.2। ओके, बुक किसके पास नहीं है हाथ खड़ा करें। हाँ भाई, ये सफा कॉपी करवा के तो ला देना कम से कम, सवाल वाला। पेज 41 है मेरे ख्याल से, वो कॉपी करा के ला दो। पेज 41। मुझसे पूछो बुक कितनी देर में आ रही है। नहीं है, बुक नहीं है। अच्छा जी, अब कैलकुलेटर पकड़ें। अब आपका प्रिंसिपल बकाया है कितना गया है 323। बार बार बैग भी डाल लेते हो कैलकुलेटर, निकालो, है ही नहीं। अच्छा चलो करो, मोबाइल पे करो। 323.2 का 10% 32.32 को 32.32 लिखें या थोड़ा आसानी कर लें 32.3 लिख लेना। पॉइंट के बाद फिर 2 डिजिट लगाएंगे, फिर लंबा ही काम होगा। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट लगा लें, एक लगा लें, काफी है। 32.3। वैसे जवाब क्या आ रहा है 32.32, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट सेट करने में कोई मसला नहीं है। क्लियर? इसको राउंड करके हमने 32.3 लिख लिया। अब 130 का हमने किराया पे किया, उसमें से 32 क्या पे किया। सादा सादा बात करें ना, 0.3 को छोड़े, कैलकुलेटर पे आप जो मर्जी कीजिएगा, मैं जबानी मोटी मोटी बात करें। 130 का जो आपने किराया पे किया, उसमें 32 क्या पे किया इंटरेस्ट, और बाकी किस मद में पे किया प्रिंसिपल की मद में। जी बोलें। 97.7। अब आप 323.2 में से 97.7 को माइनस करें। 225। अब अगले साल इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। IAS 23 में ये लफ्ज बोलते थे ना, कितना बैलेंस पेएबल है 225.5। इस पे साल का इंटरेस्ट निकालें। कैलकुलेटर मोबाइल कोई नहीं बोले। 22.55 को कैसे राउंड करूं, 22.55 को 22.6,
0.55 को 6 लिख सकते हैं, इजाजत है जी, कह रहे हैं आप लोग। 22.6 130 माइनस 22.6 107.4 225.5 माइनस 107.4 118.1 कितनी देर में बुक आ रही है? हाँ हाँ तो लाएं, फिर बुक्स लाएं ना, बस 4-5 ले आए फिर देख लेंगे। ओके 118.1 पे जब आप लगाएंगे 10% तो आएगा 11.81। 11.81 को राउंड करके कैसे लिख सकते हैं? 11.8। अच्छा जी, कैलकुलेटर पकड़े। 130 माइनस 11.8 118.2 आ रहा है ना, जो आ रहा है वो बताएं। अब बताएं डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.1। इसका अब हल बताएं क्या करें, ये तो 0 आना चाहिए था। सबर सबर, इसका हल बताएं क्या करें। बस अब जबरदस्ती इसको 118.1 भी पेपर में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आखिरी साल एग्जामिनर को भी पता है इस तरह होता है बच्चों के साथ। और वैसे भी मजे की बात है, आखिरी साल की एंट्रीज हमारे सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त लीज खत्म हो जाती है। लीज खत्म होने के बाद जो एंट्रीज हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आखिरी साल तक तो कभी सवाल में जाना ही नहीं उसने, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आखिरी साल टेक्निकली स्पीकिंग जवाब क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि अब कोई प्रिंसिपल पेएबल, सारा किराया मैंने पे कर दिया। लेकिन डिफरेंस आ क्यों रहा है? राउंडिंग की वजह से। डिफरेंस आ क्यों रहा है? राउंडिंग की वजह से। अब इसका हल क्या करें? इसका हल वैसे ये कर लें, इंटरेस्ट को कर लें 11.9, क्योंकि उसको तो नहीं अब हम छेड़ सकते ना, उसको तो नहीं छेड़ सकते। इसको 11.9 कर लें तो ये जवाब क्या आ गया? और ये जवाब 130 माइनस 11.9 0.1, और ये क्या आ गया? 0। बस ऐसे ही हमने जबरदस्ती की है सवाल से, हालांकि करनी कोई जरूरी नहीं थी। आप 0.1 यहां भी लिख के आ जाएंगे तो एग्जामिनर ने आपको पूरे मार्क्स देने हैं, क्योंकि उसे पता है मसला किसकी वजह से आया है? राउंडिंग की वजह से। कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर? अच्छा, अब मोहतरम, अगर आप इस वर्किंग को सिक्के वाली पेंसिल से काटें तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि अगर हम पॉइंट के बगैर इस वर्किंग को कर लेंगे तो भी कोई हरज नहीं है। ठीक है,
पहली क्लास है, हम पॉइंट्स ज्यादा यूज नहीं करना चाह रहे, हम सिंपल राउंड करना चाह रहे हैं फिगर्स को। तो उसमें कैसे होगा बता दें। 412 ज़रब 10% 41 पॉइंट, जब हम इसको राउंड करेंगे तो बिल्कुल ये भी एक्सेप्टेबल है, पेपर में पूरे नंबर आएंगे आपके, इसमें क्या फर्क पड़ता है। 41 और 130 माइनस 41 89, 88.8 की जगह 89 आ जाएगा। तो सिक्के वाली पेंसिल से काटें वर्किंग, और अब वर्किंग को हम कैसे करने लगे हैं बोले, विदाउट पॉइंट्स, पॉइंट्स के बगैर करने लगे हैं। ये भी चलेगा, कोई मसला नहीं। काट दिया आप लोगों ने। चलें आप फ्रेश तरीके से करते हैं दोबारा। यहां तक जरा नोट करें दोबारा, बिल्कुल फ्रेश माइंड से यहां तक नोट करें। पहले साल पेमेंट बताएं, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल 130। क्या हर दफा ही ऐसा किया करेंगे? नहीं, आपकी मर्जी है। पॉइंट्स में करना हुआ 1-2 पॉइंट लगा दीजिएगा, पॉइंट्स में ना करना हुआ इस तरह कर लीजिएगा जिस तरह मैं करा रहा हूं। लेकिन इस तरह ये जबरदस्ती नहीं करना, पॉइंट्स को खत्म। फ्रेश टेबल बनाएं, जरा खुला खुला करके फ्रेश टेबल बनाएं। ये ऐसे वो नहीं करना। क्या 1 आधा मिनट लगना है आपका, दोबारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा, आपको पता है कैलकुलेटर को भी सेट कर लिया जाता है कि पॉइंट के बाद डिजिट ना दे। ये कितने लोगों को करना आता है? बस आपको यूट्यूब पे कहीं वीडियो देख लीजिएगा तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा। पॉइंट के बाद फिगर आए ही ना, तो उस तरह भी कैलकुलेटर को सेट किया जा सकता है। अपना मॉडल नंबर लिख के आप कर लेंगे, हो जाएगा। 1-2 स्टूडेंट्स को आता भी है। कितने लोगों को आता है इस क्लास में? 1 स्टूडेंट को, 2 उधर। तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद कैलकुलेटर डिजिट सेट हो जाता है, लेकिन दोबारा नॉर्मल करने में फिर आपको मसला अच्छा, अब मुझे ये बताएं, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट पे भी सेट कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे भी सेट कर सकते हैं, फिर हमें राउंडिंग करनी नहीं पड़ती, फिर कैलकुलेटर ही हमें राउंडेड फिगर्स देता है, फिर हमें टेंशन ही नहीं रहती। अच्छा जी, अब कैलकुलेटर पकड़ें और कैलकुलेटर पकड़ के बताएं। अब हम चाह रहे हैं पॉइंट के बाद डिजिट यूज ना करें, ये भी ठीक है। 412 का 10% 41.2, इसको मैं क्या लिख रहा हूं? बिल्कुल कोई मसला नहीं। 130 माइनस 41 89। अच्छा, अब जब आप कैलकुलेटर्स करें, अब आप 89 पॉइंट नहीं कैलकुलेटर पे लिखेंगे, अब आप 412 माइनस 89 लिखेंगे एग्जैक्ट। अब आप पॉइंट ट्रेंड नहीं लिखेंगे, अब कैलकुलेटर पे लिखें 412 माइनस 89। व्हाट इज 412? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में से कितना पे हो गया, कितना फिर कभी पे कर देंगे? 323। अब आप कैलकुलेटर पे 323 लिखें, फ्रेश 323 मल्टीप्लाइड बाय 10%, जवाब आएगा 32.3। इसको राउंड करेंगे तो 32। अब 130 माइनस 32 करें, 98। 98 किस मद में आप पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट क्यों कम होता जा रहा है वक्त गुजरने के साथ? क्योंकि प्रिंसिपल पे हो रहा है साथ साथ। अच्छा, अब 323 माइनस 98 करें, 225। हाँ, इसका 10% आ रहा है 22.5। इसको राउंड कैसे करें? 22.5 को 23। एक्सेलेंट। नहीं, 22.5 है ना, 22.5। इसको राउंड करोगे तो नहीं, 0.4 होता तो 22 कर देते। 0.5 है तो राउंड अप करेंगे, 23 करेंगे ना, ये भाई को बता रहा हूं, ठीक है। तो 22.5 है, 6 है तो क्या करें? 23। और अगर 22.4 है 22। तो फिलहाल क्या बनेगा बोले? 23 जी। 130 माइनस 23 107। 225 माइनस 107 118 का 10% बताएं। 118 का 11.8 को कैसे लिखते हैं? 12। अब शायद वो मसला भी नहीं हो रहा जो पहले हो रहा था। 130 माइनस 12, 130 टोटल पे किया, उसमें से प्रिंसिपल नहीं पता, इंटरेस्ट 12, तो 130 माइनस 12। कितना प्रिंसिपल देना था, कितना दे दिया, कितना फिर कभी? 0।
Okay, now we will start journal entries. Requirement number A, journal entries. सबसे पहला साल कौन सा? ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, पहला सफा। बताएं जी, ये काम जनवरी 2010 को उधार लेने की क्या एंट्री करते थे? उधार लेने की एंट्री करते थे कैश डेबिट। उधार ले रहे हैं या मशीन उधार, पैसे उधार ले रहे हैं या मशीन उधार पे ले रहे हैं? मशीन। अभी आप लोगों ने नोट नहीं करना, ये एंट्री है। लेकिन अगर ये एंट्री कर दी तो फिर यूजर्स ये समझेंगे कि ये ओन्ड मशीन है। यूजर्स क्या समझेंगे? ये ओन्ड मशीन समझ लेंगे, हालांकि ये ओन्ड मशीन है या लीज्ड मशीन है। तो मशीन उधार पे लेने की एंट्री होगी, मशीन आई, कंधों पे उधार बढ़ा। तो अब इसका हल क्या करें? इसका हल ये करें, और लोन के लफ्ज से लोग समझेंगे बैंक से पैसे उधार लिए मैं। तो IFRS 16 ने का एंट्री यही रखो, लेकिन दोनों के नाम बदल दो, ताकि पता चले ये लीज का स्टैंडर्ड चल रहा है और ओन्ड एसेट नहीं है। तो मशीन की जगह हम लफ्ज यूज किया करेंगे राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ मशीन इस्तेमाल करने का हक। यहां से पता चल जाया करेगा कि बैलेंस शीट के फेस पर PPE भी आएगा, वो ओन्ड वाले आया करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी, और राइट ऑफ यूज आया करेगा। राइट ऑफ यूज का मतलब हुआ करेगा मैंने कुछ एसेट किस पे लिए हैं। तो राइट ऑफ यूज के आगे डैश डाल के आप मशीन लिख सकते हैं, लेकिन हम राइट ऑफ यूज के आगे डैश डाल के मशीन इसलिए नहीं लिखा करेंगे कि हमारे सवाल के अंदर सिर्फ एक ही एसेट है, तो बस वही लीज वाला है। मशीन डेबिट करने की जगह राइट ऑफ यूज, इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। ये राइट ऑफ यूज मशीन की तरह है, बस नॉर्मल मशीन की तरह है। और लोन की जगह लीज लायाबिलिटी, इसका नाम रख दिया करेंगे लीज लायाबिलिटी। और नरेशन इसकी लिख दें मशीन एक्वायर्ड ऑन लीज। अच्छा, सफे के टॉप पे लिख लें, ये किसकी बुक्स में हम सवाल कर रहे हैं? लेसी की बुक्स में। 2-3 दिन बाद हम सवाल शुरू करेंगे लेसर की बुक्स में। अभी सवाल किसकी बुक्स में है? लेसी की बुक्स में। लेसी की बुक्स, लेसी की बुक्स में। हाँ, लेकिन मुझे PDF तो भेज दो। नहीं, दूसरा वाला लेना है, वो जो नॉर्मल होता है हमारा, और इससे छोटा। डन? आप बताएं, लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे। लीज लायबिलिटी को किस पे रिकॉर्ड किया करेंगे? यानी प्रिंसिपल पे, प्रेजेंट वैल्यू पे। एक बार याद रखिएगा, जब आपके पास मशीन आएगी ना, तो आप पे सिर्फ मशीन के पैसे देने की लायबिलिटी राइज होगी, आप पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी राइज नहीं होगी। इंटरेस्ट की लायबिलिटी का ताल्लुक किसके साथ होता है? वक्त गुजरने के साथ। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की लायबिलिटी राइज होती है, आपके कंधों पे पेट्रोल की लायबिलिटी राइज नहीं होती, उसका ताल्लुक है वक्त गुजरने के साथ। जैसे बिजली का मीटर लगवाते हैं तो मीटर लगवाने की लायबिलिटी राइज होती है, मीटर का जो महीने का बिल आना है उसकी लायबिलिटी राइज नहीं होती। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जब लीज शुरू हुई तो लोन रिकॉर्ड करो 520 पे। नहीं, जब लीज शुरू हुई तो लोन रिकॉर्ड किया करेंगे 412 पे। प्रिंसिपल की मद में हम कितना लायबल हैं? 412। और टोटल, अच्छा इन सब का टोटल, इनका टोटल क्या होगा? वैसे आपसे पूछ रहा हूं, इनका टोटल क्या होगा? 520।
इनका टोटल क्या होगा 412 और इनका टोटल 108। तो प्रिंसिपल की मद में हम कितना लायबल हैं 412। तो बताएं माय डियर, पहली एंट्री किससे हुआ करेगी? बोलें पीवी से। किससे हुआ करेगी पहली एंट्री? पीवी से, प्रेजेंट वैल्यू से। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? 412। और यही राइट ऑफ यूज हो जाया करेगा, यही राइट ऑफ यूज हो जाएगा। अगर इसको इंस्टॉल करना पड़ा तो अगली एंट्री क्या होगी? अगर इसको इंस्टॉल करना पड़ा तो अगली एंट्री क्या होगी? राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि इंस्टॉल करने के पैसे दिए मजदूरों को, तो राइट ऑफ यूज एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो राइट ऑफ यूज इज अ नॉन करंट एसेट। राइट ऑफ यूज इज अ नॉन करंट एसेट एंड इट विल अपीयर इन बैलेंस शीट बिलो द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपी हमारे ओन्ड एसेट हुआ करेंगे और राइट ऑफ यूज हमारे लीज्ड एसेट हुआ करेंगे। ओके माय डियर, पूरा साल कोई पेमेंट हुई? बिल्कुल एंड पे जाके, बिल्कुल एंड पे जाके एक पेमेंट हुई, हमने किराया पे किया। इसकी तो आसान सी एंट्री आप मुझे बता दें। अच्छा, लीज में पहली एंट्री किससे किया करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू से। हम कितने मशीन के लिए लायबल फील करें या उसके इंटरेस्ट के लिए भी? इंटरेस्ट के लिए कब लायबल फील करेंगे? वक्त गुजरने के साथ, वक्त गुजरने के साथ। अच्छा, इंटरेस्ट की लायबिलिटी इस सवाल में हमें रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही हमने लायबल फील किया साल के एंड पे तो वो इंटरेस्ट पे भी कर दिया। मुझे बताएं 412 का उधार हमने कितना अरसा उसका इस्तेमाल किया? 1 साल। 1 साल उसको 412 नहीं वापस किया, इस पे वो कितने मिलियन इंटरेस्ट मांगेगा? तो बाकी किस मद में पे कर रहे होंगे? प्रिंसिपल की मद में। और इस प्रिंसिपल का टोटल क्या होगा? 412। अब मुझे बताएं 130 के साथ क्या लिखूं मैं? 130 के साथ लिखूं कैश क्रेडिट। ये कैश चला गया मेरे पास से, किराया। इस 130 में 89 प्रिंसिपल और 41 कैश क्रेडिट। लीज लायबिलिटी जो क्रिएट हुई थी वो डेबिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस, क्योंकि मैंने उधार पे दिया हुआ एसेट या उधार पे लिया हुआ है? उधार पे लिया। जी बोले एंट्री कितने से? कैश क्रेडिट। लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से? 89 से। देखिए क्रिएट कितने से हुई थी? 400, और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स भी कितने से हो जाएगी? 412 से। अब एंट्री बताएं जरा दोबारा क्या बनी? कैश क्रेडिट, इसकी एंट्री बतानी है बस, वो तो सॉर्ट ऑफ कैरी डाउन है ना, यानी 412 का उधार था, 89 पे कर दिया, बाकी 323 फिर कभी पे करेंगे। इसकी एंट्री बतानी है डब्बे की। कैश क्रेडिट कितने से? 130। इसमें प्रिंसिपल कितना पे किया? प्रिंसिपल किस अकाउंट में डाला था? लीज लायबिलिटी। बाकी क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसकी लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ी या साथ ही पे भी हो गया? कितना? 41। ओके, now come on, 31/12/2010 our asset will be, और ठहर जाओ, our asset will be depreciated। ये मशीन हम इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल होने की वजह से चलें डेप्रीशिएट होने की एंट्री बताएं। वही है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इन P&L डेबिट, accumulated depreciation, राइट ऑफ यूज में से माइनस हो जाएगी बैलेंस शीट बनाते हुए। जी ना वर्किंग 1 और 2 में ना देखें, आरओयू की कॉस्ट बताएं।
ये आरओयू की कॉस्ट, ये वाला 412 पकड़े, आरओयू की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, वो लीज टर्म ही अवेलेबल है ना, और क्या करें, बाकी इसमें कुछ तफसील है वो कल पढ़ेंगे। 412 डिवाइड बाय 4, 103, डेप्रिसिएशन बताइए। अगले साल 2 एंट्रीज होंगी बस, 3 तो नहीं होंगे ना, अगले साल की एंट्रीज कर दें। नहीं आई कैप वाला पीडीएफ में भेजें, आई कैप वाला ओरिजिनल। जी भाई, सवाल के अंदर कल लाइफ दी होगी एसेट की टोटल, वो फिर देख के बाकी डिस्कशन डेप्शन की करेंगे। आज मुझे क्या पता एसेट कितना साल इस्तेमाल होना है, और अभी तो 4 साल ही दिया हुआ ना, और क्या करें। ओके अगला साल 31 दिसंबर 2011। अगर आमने सामने तरतीब से एंट्रीज करनी है तो इस साल और कोई एंट्री नहीं होगी, पहले दिन, साल के पहले दिन कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगले साल किराया पे करेंगे, अगले साल डेप्रिशिएट करेंगे, अगले साल किराया पे करें। 31/12/11 जी बोलें। कैश चला गया, लीज लायबिलिटी कम हो गई और इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया। कैश चला गया, लीज लायबिलिटी कम हो गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया। जी बोले। 31/12/11 डिप्शन स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और रकम रिडक्शन क्रेडिट, पेपर में पूरा लिखना है। जी फिगर वही उठा लें, 103। तीसरे साल की एंट्रीज करने की जरूरत नहीं, ज़बानी बता दें। कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट 107 और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ये इंटर भाई इधर इधर क्यों नहीं देखते क्लास में, देखा करो ना, क्लास इधर हो रही है। ये इंटरेस्ट किस साल के? 2000
10 का। ये उधार कितना अरसा इस्तेमाल किया? 1 साल। तो ये इंटरेस्ट किस साल का है? 32 वाला जो आ रहा है 2011। और ये जो 23 का इंटरेस्ट आ रहा है ये किस साल का है? 2012। और अगले साल ये एंट्री हो जाएगी डेबिशन डेबिट, अकाउंट रिडक्शन क्रेडिट। ओके, अब आज हम लेसी के सवाल में बनाने लगे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बट वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वी डू नॉट नीड जर्नल एंट्रीज। हमें जर्नल एंट्रीज की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन, और बैलेंस शीट में जाएगा राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। तो बस P&L में क्या जाएगा बोले? डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी, बिल्ली लाया। So let's start from the next page. Requirement number B. नोट्स तो नहीं अभी बनाने, अभी तो बस P&L और बैलेंस शीट। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिक्वायरमेंट नंबर बी, कंपनी का नाम मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31 2011 लिख लेते हैं ना, उसमें 10 फिर खुद ही आ जाएगा। 100 के नोट में 50 का खुद ही हो जाता है। अच्छा, तो 11 लिख लें तो 10 उसमें खुद ही आ जाएगा। 2011 की बनाए और 2010 की। दो 2010 और 2011। जी बताएं भाई। सबसे पहले हमें चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस और फिर हमें चाहिए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। सबसे पहले का कोई जरूरी नहीं, जो मर्जी पहले मिल लें वो तो खैर है। इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। 31/12/10 के साल का इंटरेस्ट ढूंढना है। 31/12/10 के साल का हम लगाया करेंगे फिंगर थंब अप्रोच। क्या लगाया करेंगे? फिंगर थंब अप्रोच। 31/12/10 के साल का इंटरेस्ट ये कब से कब तक का होगा? 1 जनवरी 10 से 31/12/10। आज का सवाल आसान है, कल एडवांस का सवाल करेंगे, फिर सेमी एनुअल क्वार्टरली के सवाल करेंगे, फिर अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड चेंज के सवाल करेंगे। इसलिए 31/12/10 का मतलब जान लें। 31/12/10 के साल का इंटरेस्ट मिलेगा 1 जनवरी 10 से लेके 31/12/10। तो 31/12/10 के साल का इंटरेस्ट ढूंढने जाएं। 31/12/10 के साल, ये नहीं, ये 31/12/10 के साल का नहीं है। ये किस साल का है? ये 31/12/13 के साल के, क्योंकि 1 जनवरी 13 से 31/12/13 को कवर कर रहा है। मुझे कब का इंटरेस्ट चाहिए? 31/12/10 के साल का इंटरेस्ट ये है। फिंगर थंब रख के थंब को आपने ऐसे ऐसे किया करना है, यानी ये 41 उठाना है। करके देखें, हो रहा है?
आपके भी इसको रखे ऐसे ऐसे ऐसे। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ 2010? 41। प्लीज पिक इट एंड ड्रॉप इट हियर। ओके, ऊपर चढ़ा था 41, थोड़ा और ऊपर। चलो कम से कम इतनी तो समझ आने लगी। चलो, कितनी बड़ी नेमत है आंखें आपको दी अल्लाह ने। ओके, अब किस साल का इंटरेस्ट चाहिए? 2011। 2011 से मुराद क्या है? 1 जनवरी 11 से। भाईजान लीज में साथ साथ तुझे पे बातें बोल रहा हूं वो बोलनी है आप लोगों ने, वरना जो है वो आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। 2011 से मुराद क्या है? 1 जनवरी 11 से 31/12/11। तो 1 जनवरी 11 से 31/12/11 का इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? ये तो 1 जनवरी 12 से 31/12/12 का मिल जाए। ये कब से कब तक का इंटरेस्ट होगा? 1 जनवरी 11 से 31/12/11, और 31/12/11 के रात को पे भी हो गया 30। जी डेप्रिसिएशन बोले। ROU कितना था? और लाइफ 10 और 103। चाय का कहते हैं उसको। उधर ही रखो कैमरा। ओके, नेक्स्ट बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, MTL। एज ऑन 2011 में 10 भी आ जाएगा कंपैरेटिव में। ये क्या है? 31/12/10। विषय किस तरह लिख लिया करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या राइट ऑफ यूज। जी बोले कॉस्ट, वो जो राइट ऑफ यूज पहली जनरल एंट्री में कॉस्ट थी 41U माइनस 103। अब क्या पसंद करेंगे? बीवी में से डिडक्शन माइनस करना शुरू पसंद करेंगे या कॉस्ट में से कम डिडक्शन माइनस करना पसंद करेंगे? बीवी में से डिडक्शन माइनस करना पसंद करेंगे। मैं नहीं बीवी को तंग करूंगा अभी, मैं कॉस्ट में से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। अगले साल खड़े होकर कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका होगा? 2 साल। क्या जवाब आया? 206। सो दैट इज कॉल्ड एज बोले राइट ऑफ यूज। एसेट को इस्तेमाल करने का हक। जिससे पीपी होता था।
नेक्स्ट इज नॉन करंट लायाबिलिटी, बिली लाया, नॉन करंट लायाबिलिटीज और सॉरी करंट लायाबिलिटीज, नॉन करंट लायाबिलिटी, करंट लायाबिलिटी। अब आप लीज ऑब्लिगेशन का लफ्ज भी लिख सकते हैं और लीज लायबिलिटी का लफ्ज भी लिख सकते हैं। लीज लायबिलिटी का लफ्ज लिखते हैं, लीज ऑब्लिगेशन का लफ्ज लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, की बात है। चलें लीज लायबिलिटी का लिख देते हैं। लीज लायबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। जी माय डियर बोलें। ओ बोलो क्या क्या जाएगा इधर करंट पोर्शन में, नॉन करंट पोर्शन में? जरा बताएं। यकम जनवरी 31/12 और 31/12 कितना उधार था? 412। 412 उधार पर कितने पैसे वापस करने थे? 520। 41 आगे बोलें। 32 2 अब मैंने क्या करना है, मुझे ये बताएं कि मेरा कैरी डाउन कितना है। मेरा कैरी डाउन कितना है 31/12/10 की रात को? कितना उधार लिया था? कितना वापस कर दिया? कितना अभी तक वापस नहीं किया? सो व्हाट इज द प्रिंसिपल पेएबल? इट इज माय कैरी डाउन ऑफ लीज लायबिलिटी। ROU debit lease liability credit with 412, lease liability debit with 89। अभी जो एंट्री की थी कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट। सो व्हाट इज द कैरी डाउन ऑफ लीज लायबिलिटी? आई हैव टू स्प्लिट दिस 323। इसमें से कितना 2011 में पे करना है और कितना 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, कितना अगले सारे सालों में पे करना है? जो एक साल में पे करना है उसे कहेंगे करंट पोर्शन, जो एक साल के बाद पे करना है उसे कहेंगे
नॉन करंट पोर्शन। अब मैं किस साल की बैलेंस शीट बना रहा हूं? 31/12/10 की। पहले तो बना रहा हूं 31/12/10 की। मैं वो दोबारा नोट कर रहा हूं अभी। इधर नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या शो करना है? लीज। और करंट लाइबिलिटीज में उस लीज लाइबिलिटी का क्या शो करना है? करंट पोर्शन। बैलेंस शीट बनाने के लिए एक तारीखी फिक्रा सुने। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्यों लाइन लगानी है? हमारे साल की पेमेंट के नीचे इसलिए लाइन लगानी है कि नीचे पेबल पड़े हुए हैं। पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो नीचे क्या पड़े हुए हैं? पेबल पड़े हुए हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए तारीखी फिक्रा बोलें जो इलामा इकबाल ने कायदे आजम को नहीं बताया था। बैलेंस शीट बनाने के लिए, ये मैं अभी लिखवा दूंगा, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। लग गई? चलें जी, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लग गई। अब अगर हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लग गई, जो किराया 11 में पे करना है, जो किराया उसको डाल दो करंट में, और जो 11 के बाद पे करना है उसको डाल दो। इन तीनों का टोटल किसके बराबर आ जाएगा? 300। ये तरीका हुआ करेगा। बोले 10 के लिए करंट 11, 10 के लिए करंट 11, 10 के लिए करंट 11, 10 के लिए करंट 11। 10 के लिए करंट साल कौन सा होगा? 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने की वजह क्या होगी? नीचे पेबल पड़े हैं। पेमेंट के नीचे लाइन लगा दे तो नीचे क्या पड़े हैं? और लीज लायबिलिटी क्या है अपनी जात में? पेबल। लेकिन इसका एक और हल भी तो हुआ करेगा कि 107 और 118 की जगह हम उठा लिया करेंगे 200। क्यों? वाई? वो जाहिर सी बात है, अब 225 रह गया ना, तो वो 107 और 118 करके पे हो गया। तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग दिस वी मे पिक दिस। हम इसको उठा लिया करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 10 साल का है तो नीचे तक बनाना नहीं पड़ेगा, खाली इसको उठा के गुजारा चला लिया करेंगे। अब आप देखें 323 में से कितना करंट ईयर में पे हो जाने और कितना नॉन करंट पे होने। तो इसका मतलब है 323 के दो हिस्से हो गए। 323 के दो, 323 कंप्राइज ऑफ 98 and 225. So that is carried down 323, but now it is split into 98 and so what is payable in 2011 for 10 current year is, and for 10 12 and 13 are non current. So what is that? यहां से ना उठाएं 107 जमा 118, यहां से उठा लें 225, अगले साल की बनाएं बैलेंस शीट। अच्छा, अगला साल बोलें 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। और बोलें 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के नीचे, क्योंकि जब पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो उस लाइन के नीचे क्या पड़े होंगे? पेबल्स। 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दूं। क्या आपको इजाजत है? यहां पे लाइन लगा दूं, यहां पे लाइन लगा दूं, इधर लाइन लगा दूं, इधर लाइन लगा दूं। 31/12/11 की पेमेंट के
थल्ले पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? 11 के लिए करंट क्या है? ओह छा गए आप। 11 के लिए करंट क्या है? 12। वेल डन। 11 के लिए करंट क्या है? 12। इंटरेस्ट कभी करंट नॉन करंट नहीं करना। इंटरेस्ट इसलिए करंट नॉन करंट नहीं होता, उसका ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ है। इंटरेस्ट की लायबिलिटी आज हमारे कंधों पे है ही नहीं, उसकी लायबिलिटी वक्त गुजरने के साथ राइज होगी। करंट नॉन करंट सिर्फ किसको करना है? प्रिंसिपल कहो। करंट नॉन करंट सिर्फ किसको करना है? आप बता दें वैसे मेरा कैरी डाउन कितना है? कैरी डाउन 2 to 5, 2 to 5। कितना उधार था? कितना वापस कर दिया? कितना उधार अभी तक वापस करना है? ये भी 107 और 118 करके वापस कर देंगे। 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो 12 क्या हो जाएगा? करंट। इसको सर्कल। और 13 वो 118 यहीं से उठा लिया करें। यही किया था। चलें जी। 31/12/10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करें? 31/12/10 की बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए क्या करें? 31/12/10 की पेमेंट के नीचे, जब 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो 31/12/10 के साल के लिए 11 क्या होगा और 12 क्या होगा? 12-13 क्या होगा? नॉन करंट। प्याली प्याला तो 98 और 2 to 5। 98 किस में चला जाएगा? और 2 to 5 में 5। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। लगाएं जी भाईजान, बिलाल साहब लाइन लगाएं। 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जब 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लग गई तो 11 के लिए 12 और अगला सारा तो 225 असल में कैरी डाउन है। एक साल के अंदर अंदर कितना पे करना है और एक साल के बाद बोलें? 118। लिखें। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाया करेंगे। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाया करेंगे। बनाओ दूसरा पार्ट।